All right, so welcome back again. We are continuing with our world history classes and आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है that is age of enlightenment. Now this is specifically अगर हम जीएस का सिलेबस देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट से सिलेबस शुरू होता है. अगर आप सिविल सर्विसेज में भी देखें तो उन्होंने मेंशन किया है द सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम एज ऑफ एनलाइटनमेंट, राइट. और भी बाकी यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करता है वहां पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस एज ऑफ एनलाइटनमेंट से शुरू होता है. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि एक्चुअल सिलेबस हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है. तो यूपीएससी ने अपने सीएससी एग्जाम में भी और अदर एग्जाम्स में भी रेनेसां से भी क्वेश्चन से पूछे हैं जो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट से पहले का पीरियड है. सो इसीलिए मैंने पहले जो है प्रीवियस सेशन में रेनेसां पर फोकस किया था. तो व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन में हमने बेसिकली वी स्टार्टेड विद द एंशिएंट वर्ल्ड. हमने एंशिएंट वर्ल्ड से कहानी शुरू करी एंड एंशिएंट वर्ल्ड से हमने एंटर किया मेडिवल वर्ल्ड में एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू मॉडर्न वर्ल्ड. ऑल्दो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कॉलर्स उनका मॉडर्न पीरियड जो है वो रेनेसां से शुरू हो जाता है. लेकिन एज ऑफ एनलाइटनमेंट समझते समझते हम देखेंगे कि दैट पीरियड फ्रॉम रेनेसां टू 18th सेंचुरी कैन बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशनल पीरियड. तो आप लोगों को टाइमलाइंस याद है कुछ अबाउट द एंशिएंट एंड द मेडिवल वर्ल्ड? सर्टेन डेट्स, सर्टेन टाइमलाइंस कुछ भी याद नहीं है, राइट. सो एंशिएंट वर्ल्ड में कहानी जो है वो अगर डिटेल में पढ़ना शुरू की जाए, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट अगर कभी आपके मन में इच्छा है कि सर एंशिएंट वर्ल्ड थोड़ा पढ़ाइए हमें, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द स्टोरी विद द एंशिएंट इराकीज. जो प्रेजेंट डे इराक है वहां पर सबसे पहले इनिशियल हमें सिविलाइजेशंस एस्टेब्लिश होती हुई नजर आती हैं. सुमेर, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, और उसके पैरेलल में फिर मैं इजिप्ट से कहानी शुरू करूंगा. वहां से धीरे धीरे ग्रो करते हुए ग्रीक्स तक पहुंचेंगे हम. ग्रीक्स से रोमन्स, रोमन से के बाद क्रिश्चियंस, क्रिश्चियन के बाद इस्लाम, और फिर हम स्टोरी को आगे, अगर सिर्फ हमें इतना एरिया पढ़ना है क्योंकि बहुत यूरोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री की मानी जाती है, राइट. वर्ल्ड हिस्ट्री कहने को वर्ल्ड हिस्ट्री है लेकिन चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब पर सवाल बनता नहीं है. मतलब इनके एंशिएंट और मेडिवल टाइम पर. एंशिएंट और मेडिवल बन रहा है यूरोप का. यूरोप में भी ग्रीक से कहानी शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपको सही मायने में पढ़ना है तो आपको एंशिएंट इराक और एंशिएंट इजिप्ट को ही पढ़ना पड़ेगा. सो एंशिएंट इराक, एंशिएंट इजिप्ट से हम ग्रीक्स, ग्रीक से रोमन, रोमन से क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस से इस्लामिक पावर का राइज, और फिर उसके बाद होली रोमन एम्पायर का एस्टेब्लिश होना, फ्यूडलिज्म का राइज होना, रोमन कैथोलिक चर्च, फ्यूडलिज्म, और तीसरा होली रोमन एम्पायर. ये तीनों जो मेडिवल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाउ दे प्लेड आउट इन द मेडिवल वर्ल्ड इन और मेडिवल यूरोप, एंड देन फाइनली देयर ग्रेजुअल डिक्लाइन वुड रिजल्ट इनटू मॉडर्न वर्ल्ड, राइट. सो दिस मच ये जो है वो बेसिक हमने प्रीवियस सेशन में अच्छे से कवर किया है. आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डेट्स याद भी होंगे, कभी कुछ डेट्स बीच बीच में याद होंगे, लाइक फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 14 व्हाट 1453, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, फॉल ऑफ अलेक्जेंड्रिया, द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया 391, 391, राइट. 476 में क्या हुआ था? 391 AD, right. So these are few of the dates, although they are not part of our syllabus, but I like to teach them because they gave you the base. Now जो प्रॉपर हमारे सिलेबस में है उससे कहानी आज हम शुरू करेंगे, दैट इज एज ऑफ एनलाइटनमेंट. अगर मैं एक टाइमलाइन एस्टेब्लिश करूं रेवोल्यूशंस की टाइमलाइन, तो आप लोगों को याद होगा मैंने कहा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड अग्रेरियन रेवोल्यूशन, राइट. देन ग्रेजुअली इट रिजल्टेड इनटू कमर्शियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन रिजल्टेड इनटू अ मर्केंटाइल रेवोल्यूशन, एंड मर्केंटाइल रेवोल्यूशन विल रिजल्ट इनटू एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो अगर इकोनॉमिक्स की बात या इकोनॉमी की बात करें तो ये चार बेसिक रेवोल्यूशंस जो है वो हमें पिछले 1000 साल में देखने को मिली हैं यूरोप में, और यूरोप से जुड़े हुए बाकी जो, क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी है ना. सो अग्रेरियन रेवोल्यूशन को अगर हम डेट करें तो समवेयर अराउंड 12th-13th सेंचुरी अग्रेरियन रेवोल्यूशन, ठीक है. देन कमर्शियल रेवोल्यूशन अगर हम देखें तो 15th-16th सेंचुरी कमर्शियल रेवोल्यूशन, दैट इज पैक्ड विद द रेनेसां, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, एंड जो सी वॉयेजेस जो हुए उसके साथ एसोसिएटेड है कमर्शियल रेवोल्यूशन. देन मर्केंटाइल रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज, सो 16th and 17th सेंचुरी एंड फॉलोड टू 18th सेंचुरी, दैट्स मर्केंटाइल रेवोल्यूशन. और फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिकेम अ फिनोमेना ऑफ 19th and 20th सेंचुरी एंड नाउ द 21st सेंचुरी, राइट. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे कि उसके 4 डिफरेंट फेजेस होंगे. वी आर इन दी लेट स्टेज कैपिटलिज्म में हम अभी, या 4th स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, ठीक है. तो ये कुछ डेट्स के हिसाब से आप बांट सकते हैं. अब यहां पर बीच में ये तो केवल इकोनॉमिक चेंजेस हैं, उसके अलावा कुछ आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं. सो विद कमर्शियल रेवोल्यूशन, आइडियोलॉजिकल चेंजेस, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, राइट.
and with industrial revolution and mercantile revolution the ideological change is age of enlightenment. So from an ideology that was established by universal catholic church, वहां से रेनेसां रिफॉर्मेशन में आइडियोलॉजिकल चेंज होगा और उधर से एज ऑफ एनलाइटनमेंट में एक आइडियोलॉजिकल चेंज होगा. और मटेरियल चेंज की बात करें तो हम अग्रेरियन कल्चर, अग्रेरियन रेवोल्यूशन से कमर्शियल, कमर्शियल से मर्केंटाइल, मर्केंटाइल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब मैंने आपको क्या बोला, चेंजेस कितने लेवल पर होते हैं? तो चेंजेस जो है वो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, इकोनॉमिक चेंजेस होंगे, सोशल चेंजेस होंगे, कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी के साथ रिलीजियस भी जुड़ा होगा. ठीक है. सो दीज आर द मेजर टाइप ऑफ चेंजेस दैट वी विल ऑब्जर्व विद द पासिंग टाइम. सो अगर यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च की आइडियोलॉजी से रेनेसां रिफॉर्मेशन की आइडियोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बदलाव आया? नया पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का आया? फ्यूडलिज्म से टूटकर बनी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज. पॉलिटिकल चेंज क्या आया? फ्यूडलिज्म से एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज बनी. राइट. सिमिलरली यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च से आइडियोलॉजिकल चेंज आया रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां का. रिफॉर्मेशन रेनेसां से आइडियोलॉजिकल चेंज आया एज ऑफ एनलाइटनमेंट का. तो यहां पर पॉलिटिकल चेंज क्या देखने को मिलेगा? The political change will be the rise of constitutional monarchies or limited monarchies or outright democracies. Right? अगर हम इकोनॉमिक चेंज की बात करें तो यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च से रिफॉर्मेशन के दौरान इकोनॉमिक चेंज जो है वो क्या आया? दैट वाज, यहां पर किस तरह की इकोनॉमी थी? फ्यूडल इकोनॉमी थी. पॉलिटिकल सिस्टम भी, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम है. सो फ्यूडल इकोनॉमी से डेवलप हुआ कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड मर्केंटाइल रेवोल्यूशन. और कमर्शियल और मर्केंटाइल रेवोल्यूशन के बाद जो है वो इकोनॉमिक चेंज आएगा, दैट विल बी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. राइट. Similarly, we will observe social changes and cultural changes and ideological and religious. सारे changes को हमें ट्रैक करना है. This is how history is. हिस्ट्री केवल डेट्स नहीं रटी जाती बच्चों, हिस्ट्री में ये चेंजेस को ट्रैक किया जाता है. ठीक है. और आज जो हम चेंज पढ़ने जा रहे हैं रेनेसां रिफॉर्मेशन के बाद जो नया आइडियोलॉजिकल चेंज आया उसे कहा गया एन एज ऑफ एनलाइटनमेंट. सो टुडे लेट अस लुक एट व्हाट इज दैट एज ऑफ एनलाइटनमेंट. All right, so with these statements I'll try to explain you what is age of enlightenment. So look at this, the literal meaning of enlightenment का मतलब क्या हुआ? To get enlightened, enlightenment का मतलब हो गया रोशनी का आना, यानी कि the dawn of light. That means पहले अंधकार था. ठीक है. After a long night of darkness, after a long night of darkness there is a dawn of light. That is darkness किस किस तरह की थी? Ignorance की, superstition की, intolerance की and servitude to the past. ये टर्म्स अभी केवल सुन लो. डार्कनेस किस किस की है? इग्नोरेंस की. यानी इग्नोरेंस से हम किसकी तरफ बढ़े? एनलाइटन हुए. इग्नोरेंस से हम, इग्नोरेंस का ऑपोजिट क्या होगा? व्हाट वुड बी द ऑपोजिट ऑफ इग्नोरेंस? हाँ जी, कॉन्वेंट स्टूडेंट्स, आईसीएससी वाले, कौन कौन आईसीएससी वाले हैं तुम लोग? है ना? हाँ, इग्नोरेंस का ऑपोजिट क्या होगा फिर? है, गिव मी अ वर्ड. व्हाट वर्ड वुड बेस्ट एक्सप्लेन और एक्सप्रेस the complete opposite meaning of ignorance? Bliss? नहीं, ignorance is bliss. This is the statement ना. ignorance का उल्टा क्या होगा? enlightenment. In this context we can use enlightenment to be the opposite of ignorance. इग्नोर करने का, अच्छा, फोकस्ड. हाँ, इग्नोर करना वहां से ढूंढ लिया तुमने मतलब. ठीक है, ठीक है, दिमाग पे चलता है. चलो आईसीएससी वालों का है ना, कनेक्ट तो कर पा रहे हो. So darkness of ignorance, darkness किसकी है? सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास फैला हुआ है. That of intolerance and servitude to the past, पास्ट की चीजों को पकड़ के बैठे हुए और उसको सर्व कर रहे हैं. एक एक करके इन सबको समझेंगे. बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनलाइटनमेंट आया कैसे, ये नई चेतना जो है वो कैसे जागी है, नई रोशनी कहां से आई ज्ञान की. एनलाइटनमेंट हुआ, इग्नोरेंस का उल्टा जो है वो क्या होगा? ज्ञान. ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? नॉलेज. इग्नोरेंस का उल्टा होगा नॉलेज. ठीक है. सो ज्ञान की रोशनी आएगी. अब ये ज्ञान की रोशनी कैसे आई? देखो हिस्ट्री में मैंने क्या बोला, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी. राइट. बदलाव भी होता रहेगा और कुछ चीजें कंटिन्यू भी रहेंगी. दैट मींस अगर एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया है, दैट मींस इट कुड पॉसिबली बी अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि कोई कॉज था, उसका ये इफेक्ट होगा. एक चेंज हमें देखने को मिला और वही हमें देखना है बेसिस ऑफ एनलाइटनमेंट में. सो एज द नेम एनलाइटनमेंट सजेस्ट, इट वाज एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. सो इट इज अ आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन. पहले हमने इकोनॉमिक रेवोल्यूशन देखी, अग्रेरियन से कमर्शियल, कमर्शियल से मर्केंटलिस्ट, मर्केंटलिस्ट से इंडस्ट्रियल. यहां पर एक आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन है. पहली आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई विद रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन. ये दूसरा आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, दैट इज एज ऑफ एनलाइटनमेंट. क्या सिमिलर एज ऑफ एनलाइटनमेंट हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है? देखो सवाल जो है वो, दिस इज फॉर यू स्पेशली. सवाल यूपीएससी मेंस में सीधा ये नहीं पूछेगा कि नोट डाउन दी बेसिस और फैक्टर्स बिहाइंड द एज ऑफ एनलाइटनमेंट. नहीं,
वो ये पूछेंगे कि यूरोपियन एज ऑफ एनलाइटनमेंट वाले कैरेक्टरिस्टिक क्या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं कहीं? वो इस तरह कनेक्ट करने के लिए पूछेंगे। समझ रहे हो? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ी अभी तक आपने? बिल्कुल नहीं पढ़ी। आप लोगों ने पढ़ी है? नहीं, नहीं पढ़ी। 19th सेंचुरी इंडिया में कुछ रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स चल रहे थे, रिलीजियस रिफॉर्मेशंस चल रहे थे, सोशल रिफॉर्मेशंस चल रहे थे, राइट? सो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो कि हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, वहां तक हम पहुंचेंगे। तभी वर्ल्ड हिस्ट्री पहले पढ़ाता हूं और मॉडर्न बाद में, ताकि कनेक्ट कर सको बाद में, राइट? सो देखते हैं बेसिस भैया क्या क्या है। एनलाइटनमेंट को डिफाइन कैसे किया है इमानुएल कांत ने। नाउ हमारे सिलेबस में दो स्कॉलर्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है एज फार एज दिस टॉपिक एनलाइटनमेंट इज कंसर्न। दो स्कॉलर्स मेनली हमें पढ़ने होते हैं, एक तो है जे रसो और दूसरा है इमानुएल कांत। हैव यू हर्ड ऑफ द नेम, हर्ड ऑफ दीज नेम्स? रसो का नाम सुना आपने? रसो, जॉन जैक्विस रसो एंड इमानुएल कांत। These are possibly few of the people, they have created a massive impact on the world, right? और आप लोग अवेयर नहीं है। अभी अगर मैं पूछ लूं कि की कौन है, जानते होंगे आप लोग, है ना? कार्डेशियंस, यू नो कार्डेशियंस, हु आर कार्डेशियंस? नहीं। अभी आजकल कौन है पॉपुलर कल्चर में? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मेरे को एक दो नाम पता, मैंने वो बोल दिया, बट तुम लोग जरूर जानते होंगे पॉपुलर कल्चर में जो सेलिब्रिटीज है इस समय, है ना? यू गाइज पॉसिबली नो व्हाट इज लबूबू डॉल? वो पता होगा, हाँ वो पता है ना? रसों के बारे में नहीं पता, जिसने तुम्हारे जीवन को शेप किया है, तुम्हारी वेरी एग्जिस्टेंस पर जिसकी जिसकी फिलोसफीज का, जिसके एज ऑफ एनलाइटनमेंट आइडियाज का डायरेक्ट इंपैक्ट है तुम्हारे जीवन पर, वो नहीं पता। कहीं दूर दराज किसी देश में कोई एक रील बन जा रही है और उससे कोई प्रोडक्ट पॉपुलर हो जा रहा है, वो जरूर पता है लेकिन हमें, है ना? और क्या क्या इस तरह के पॉपुलर कल्चर में क्या क्या चल रहा है आजकल? कोई पॉपुलर डांस चल रहा होगा, जरूर चलता रहता है कुछ, कोई पॉपुलर चैलेंज, कोई पॉपुलर डांस मूव, है ना? राइट? कोई रील मूवमेंट कुछ। फीफा, फीफा में हाल्टन हाल्टन के पीछे पड़े हुए हैं अभी, वो नॉर्वे का जो प्लेयर है, हार्लैंड, हार्लैंड नॉट हाल्टन, अर्लिंग हार्लैंड, है ना? तो ये सब उसके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि वो पॉपुलर है इस समय, राइट? रसो के पीछे कोई नहीं पड़ रहा। रसो रसो मतलब देखो ना यार, आज क्या एक दो तीन सेशन में हम रसो को पढ़ेंगे। एनलाइटनमेंट एक ऐसे चैप्टर है, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच देकर पढ़ाऊंगा, क्योंकि दैट विल ये जो आइडियोलॉजी आएगी एज ऑफ एनलाइटनमेंट की, जो कि 18th सेंचुरी यूरोप में स्टैब्लिश होगा। 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है बेटा? 1700 से 1800, ठीक है? ये होगा 18th सेंचुरी। यानी इस ईयर, ये जो 100 ईयर्स हैं, इन 100 ईयर्स में कुछ ऐसे स्कॉलर्स निकल कर आएंगे और वो कुछ ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जो कि बेसिस रखेंगे अगले 100 साल में जो दुनिया में चेंजेस हुए, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ या जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होगा, या उसके अलावा जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। और वही सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे परकोलेट होते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी फ्यूल करेंगे, ठीक है? जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में फ्रेटर्निटी का जो आइडिया आएगा, इक्वालिटी का जो आइडिया आएगा, राइट? ये सब जो है वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के आइडियाज धीरे धीरे इंडिया में पहुंचेंगे। और उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रसो और कांट, ठीक है? और जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। अब आप लोग जो है वो खासतौर पर तुम इतने एडवांस लेवल पर आप पढ़ाई कर रही हो, ठीक है? सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कर रही हो, तो यहां पर जाके तुम्हें अब डिटेल में रसो और कांट जो है पढ़ाया जाएगा। और हाँ, अब इसके बाद तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा कि अच्छा, रसो और कांट ने ये बात कही थी तो फ्रेंच ने और अमेरिकन ने इसको इस तरह इंटरप्रेट किया, स्पेनिश और जापानीज और रशियंस और जर्मन ने इस तरह इंटरप्रेट किया, अरेबियन लोग इस तरह सोचते थे। और धीरे धीरे ये आइडिया दुनिया में फैलते फैलते फिर इंडिया में जब पहुंचा, मॉडर्न इंडिया में जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो वी इंटरप्रेटेड ऑल दीज आइडियाज इन दिस मैनर, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब आइडियाज स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए। अलग पढ़ाए जाते हैं, रसों को बहुत हल्का सा टच करके छोड़ देते हैं स्कूल में, 11th या 12th में कहीं है, कोने में कहीं रेफरेंस है रसों का, राइट? लेकिन जितना इंपैक्ट है कांट और रसो की फिलोसफी का हमारे ऊपर, या वॉल्टेयर फॉर दैट मैटर, या एडम स्मिथ, राइट, या और भी बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर, मतलब यूरोप के स्कॉलर्स हैं, फिर हम इंडिया के स्कॉलर्स को अलग से पढ़ेंगे, उनका क्या इंपैक्ट है। तो देखते हैं कांट साहब जो है वो एनलाइटनमेंट को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भैया कांट साहब की? एनलाइटनमेंट इज द लिबरेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिज सेल्फ कॉज्ड स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी। सो कांट कहते हैं दैट देयर वाज अ स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी, जिसको द पीरियड ऑफ डार्कनेस का, द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस का, द पीरियड ऑफ सुपरस्टिशन का, उसको कांट कह रहे हैं दैट पीरियड वाज सेल्फ कॉज्ड स्टेट ऑफ इमेच्योरिटी। Immaturity is the incapacity of using one's understanding without the guiding direction of another, जिसको बोलते हैं sapere aude, यानी कि dare to know. So कांट साहब कहेंगे we should dare to know. जैसे मैंने आपको मेडिवल टाइम में क्या बताया था कि यूरोप में हर चीज का क्या जवाब था यूरोपियन स्कॉलर्स के पास मेडिवल यूरोप में, है ना? दैट इट इज नथिंग बट गॉड्स ग्रेस। सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा ही कुछ हमारी सोसाइटी में भी है आज भी, है ना? जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं या हमें समझ नहीं आ रही होती, तो हम क्या कहते हैं? ये तो भगवान की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है। सुनी होगी ये गोलमोल बात आपने, है ना? ये गोलमोल बात जो है वो बहुत घातक होती है, गोलमोल बात है, क्योंकि इन्हीं गोलमोल बातों के जोर पर जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम टिके हुए हैं दुनिया भर के, दुनिया के,
राइट। और वैसे ही टिके हुए पॉलिटिकल सिस्टम्स को चैलेंज किया कांट जैसे लोगों ने। उन्होंने कहा कि तुम एक बार जानने की कोशिश तो करो कि सच में गॉड की ग्रेस है, या हो सकता है कि किसी का हाथ हो, कोई डेलिबरेटली जो है वो तुम्हें पुश कर रहा है कि तुम ज्यादा टैक्सेस दो, कमाई कम करो, और ज्यादा परचेज करो, जल्दी से जल्दी चीजों को रिप्लेस करो। राइट। सो डेयर टू नो, दैट इज सेपरेट ऑड। ये आपको याद रखना है फ्रेज, ये एग्जाम में प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। द डेयर टू यूज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द मोटो ऑफ द एनलाइटनमेंट, कि खुद से जो है वो आपको सर्च करना है। सो एनलाइटनमेंट का मोटो जो है वो खुद से, जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं ना, जवाब ढूंढते हैं, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, उसको बोलते हैं रैशनैलिटी। सो वी नीड टू बी रैशनल अबाउट थिंग्स। हमें उन चीजों पर फोकस करना है जो कि प्लॉजिबल हैं, जो कि हो सकती हैं, जिनके आपको प्रॉपर आंसर्स मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन लेकर। अब भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये एक थियोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसका प्रॉपर आंसर कोई नहीं ढूंढ सकता, ना ही हम प्रूव कर सकते और ना ही हम डिस्प्रूव कर सकते। तो वी मस्ट फोकस ऑन थिंग्स दैट दैट आर एप्लीकेबल, दैट आर प्रैक्टिकल फॉर आवर लाइफ। और थियोलॉजी से जो है वो हमें थोड़ा बाहर आना है। यस, फिलोसफी का एक हिस्सा जो है वो थियोलॉजी होता है। थियोलॉजी समझते हैं क्या होता है? थियोलॉजी इज रिलेटेड टू ऑल द स्टडीज दैट आर रिलेटेड टू गॉड इज नोन एज थियोलॉजी। एंड अ स्टेट, एक कंट्री, एक देश विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड वो रिलीजन को फॉलो करते हैं टू एस्टेब्लिश, मतलब वट एवर इंस्टीट्यूशन दे हैव, ऐसी स्टेट को बोलते हैं एक थियोक्रेटिक स्टेट। लाइक ईरान इज अ थियोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि वो क्या बोलते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, सो दैट इज अ थियोक्रेटिक स्टेट। और एनलाइटनमेंट के स्कॉलर जो है वो थियोक्रेसी, फिलोसफी के थियोक्रेसी वाले हिस्से से बाहर निकलकर वो एंटर करने की कोशिश करते हैं कि भैया रैशनैलिटी में उतरे। राइट। नाउ आगे देखिए स्टेटमेंट। सो एनलाइटनमेंट रेफर्स टू अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट व्हिच टुक प्लेस इन यूरोप इन 17th and 18th century. This movement tried to change people's outlook towards life. It was a middle class world view. Now कहानी में बहुत मजेदार ट्विस्ट। आई डोंट नो इफ यू गाइज, अगर आप लोगों को समझ आता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि दैट ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। चेंज हो रहा है या कंटिन्यूटी है ना? पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल चेंज क्या है कि यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च से रिफॉर्मेशन, रेनेसां से एज ऑफ एनलाइटनमेंट, है ना? पॉलिटिकल चेंज क्या आया कि फ्यूडलिज्म या फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, या होली रोमन एम्पायर था, ठीक है, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, उसके टूटने से एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज बनी, और उनके टूटने से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज या डेमोक्रेसीज एस्टेब्लिश होंगी, जो कि हम देखेंगे 19th 20th सेंचुरी में आते आते धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में मोनार्कीज जो है वो राजपाट टूटेंगे और उनकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज जो है वो एस्टेब्लिश होंगी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज एस्टेब्लिश होंगी। तो ये पॉलिटिकल चेंज है। सोशल चेंज में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ड्यूरिंग दिस टाइम, मेडिवल टाइम, देयर वाज ओनली 2 क्लासेस, है ना? या 3 क्लासेस जो है वो एनसीईआरटी के क्लास 9 एनसीईआरटी मेंशन है, 3 क्लासेस है कि अपर क्लास है, प्रीसली क्लास है और लोअर क्लास है। ठीक है, अपर क्लास आर दी एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स और प्रीसली क्लास जो मिलकर चला रहे हैं सारा सिस्टम, और चल दबाया किनको जा रहा है? पेजेंट्स को। ठीक है, तो अपर क्लास एंड अ लोअर क्लास, ये 2 हिस्से में बटे हुए थे। बट रेनेसां रेफॉर्मेशन तक आते आते धीरे धीरे अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो है वो एक क्लास एस्टेब्लिश होने लगती है, और 18th 19th सेंचुरी तक आते आते वो अपने आप को फॉर्मली जो है वो एस्टेब्लिश कर लेती है, प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर लेती है, उसका लीगल बेसिस बन जाता है। नाउ अब देखिए, ड्यूरिंग मेडिवल टाइम द पावर वाज इन हैंड्स ऑफ द रूलिंग एलिट्स। राइट। पावर किसके हाथ में है? एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में। भले वो किंग हो या ना हो, धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि किंग स्ट्रांग हो जाएंगे और बाकी नोबिलिटी और जो बाकी है वो कमजोर होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया में ट्रेड बढ़ेगा, आप लोगों को पता है ना कि पुर्तगाली भारत आए, है ना, यूरोपियंस भारत आए, उन्होंने लूटमार मचाई। वैसे यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका भी गए, साउथ अमेरिका भी गए, अफ्रीका भी गए, थाईलैंड भी गए, इंडोनेशिया भी गए, ठीक है, और चाइना जापान तक भी पहुंचे। तो ये जो लूटमार कर रहे थे यूरोपियंस, ये किसके जोर पर कर रहे थे? कंपनीज के जोर पर कर रहे थे। ट्रेडिंग कंपनी जैसे इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी, इन ट्रेडिंग कंपनी के जो मालिक थे वो एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, या इन ट्रेडिंग कंपनी को जो चला रहे थे वो एरिस्टोक्रेट नहीं थे ज्यादातर। वो ज्यादातर एक नया मर्चेंट क्लास डेवलप हुआ, जिसने अपने आप को एक मिडिल क्लास कहा, कि ना ही हम लोअर क्लास हैं क्योंकि हम पेजेंट नहीं, हम दबे नहीं हुए, और ना ही हम अपर क्लास हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास वो पुराने पुश्तैनी टाइटल्स नहीं है जो चर्च दिया आ रहा था, है ना, क्योंकि किंग को अनॉइंट चर्च कर रहा है। राइट। तो वो पुराने चले आ रहे हैं, इनके पास टाइटल्स नहीं है कि ये लॉर्ड है जी, ये सर है, ये ड्यूक है, ये जो भी है, बैरन है और नाइट है। लेकिन हमारे पास पैसा है। पैसा कितना है हमारे पास? कुछ लोगों के पास इतना पैसा हो गया राजाओं से ज्यादा, से वेनिस और जिनोवा की जो मिडिल क्लास थी, जो मर्चेंट क्लास थी, उनके पास कुछ राजाओं से ज्यादा पैसा था। तो जब अब मिडिल क्लास के पास इतना पैसा आने लगा कि वो राजाओं के बराबर जो है वो ठाट बाट से रहने लगे, या राजाओं के बराबर का इंफ्लुएंस उनका होने लगा, सो नाउ दे स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर पावर। अब क्या चाहिए थी उनको? पावर चाहिए, क्योंकि मैंने वो क्या शुरू में सबसे पहले क्या बताया था हिस्ट्री में, दैट इट इज ऑल अबाउट, सारा खेल किसका है? शक्ति का खेल है, सारा खेला ही पावर का है। ठीक है, तो अब मिडिल क्लास के पास पैसा आ गया, लेकिन मिडिल क्लास के पास पॉलिटिकल क्लाउट नहीं है। ये वर्ड समझते हैं तुम? जनजी लोग समझते होंगे क्लाउट।
नहीं, पॉलिटिकल पुल, पॉलिटिकल अश्वेज, सुना है कभी ये वर्ड्स को? नहीं, ये तो तुम्हारे पॉपुलर, तुम लोग ये जेंजीज है यार, तुम लोगों को तो पता होनी चाहिए सब चीजें, राइट? सो पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो मिडिल क्लास के पास नहीं है, यानी कि वो पॉलिटिकल क्षमता नहीं है उनके पास कि वो अपने आप को बड़ी पोजीशन पर बैठा सके। तो अब उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए, लेकिन राजा लोगों से पॉलिटिकल पावर छीनी कैसे जाए? क्योंकि एट द एंड राजा राजा है, अभी उसके पास स्टैंडिंग आर्मी है, ठीक है, और उसके पास लीगल राइट है क्या करने, क्योंकि राजा लोगों ने अपने अपने चर्च खोल लिए, राइट? या तो उन्होंने अपने अपने प्रोटेस्टेंट चर्च खोल लिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड, लुथेरियन चर्च, कैल्विनिस्ट चर्च, राइट? या तो रोमन कैथोलिक चर्च ने रिफॉर्म कर लिया अपने अंदर। तो राजा लोगों के पास जो है वो चर्च दे क्रेडिबिलिटी उन्हें दी हुई है, और उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लिया है। तो ट्रेडिंग राइट्स देने का हक जो है वो किसका है? राजा का है। तो राजा को कंप्लीटली अपसेट नहीं कर सकते, लेकिन पावर भी चाहिए। पावर क्या चाहिए? कि हम पॉलिसी को डिक्टेट कर सके, राइट? पॉलिसी को डिक्टेट किया जा सके। पॉलिसी डिक्टेट करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि पॉलिसी बनाने में जो है वो हमारा हाथ जो है वो कुछ ना कुछ जुड़ा हो, यानी कि हमारे हिसाब से पॉलिसीज बने। तो ऐसा करने के लिए अब कि मिडिल क्लास भी पॉलिसी बना सकती है, ये मिडिल क्लास के पास भी हक है रूल करने का, इसको कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देना जरूरी था। और वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिडिल क्लास की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है? क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? एज ऑफ एनलाइटनमेंट। तुम लोग लंच करके तुम्हारे दिमाग एकदम एकदम वो क्यों जाते हैं यार, जोन आउट क्यों जाते हो तुम लोग? ब्रेन फॉग क्यों जाता है तुम्हें? ब्रेन फॉग सुन रहे हो आजकल तुम? एक टर्म चल रहा है ब्रेन फॉग, तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे अंदर ब्रेन फॉग है बहुत ज्यादा, है ना? जोन आउट करते हो तुम लोग, बढ़िया, ठीक है। सो कनेक्टेड रहो ना यार, हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। सो एज ऑफ एनलाइटनमेंट की जो आइडियोलॉजी है, उन्होंने मिडिल क्लास को प्रोवाइड किया वो बैकअप कि ये जाकर बोलो तुम आगे रूलिंग एलिट को कि देखो, जो अभी तक तुम जो खेला करते आ रहे थे वो सब ठीक नहीं है, ये नई आइडियोलॉजी है, इसके हिसाब से हम अपनी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम की संरचना करेंगे। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो हमें भी जो है वो थोड़ी थोड़ी शक्ति में हिस्सा देना शुरू करो। और यहां से जो है वो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है? क्यों? क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन बनाता था? पहले राजा की आवाज जो है वो क्या होती थी? कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। मोनार्कीज में क्या होता है? राजा की कही हुई बात जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मॉडर्न टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कौन बना रहा है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर जो है वो एक स्टेट के लिए, एक देश के लिए डिसाइड कर रहे हैं दैट व्हाट इज राइट फॉर इट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर इट। और वो लार्जली जो है वो कौन इन्फ्लुएंस करने लगे अब? मिडिल क्लास। एंड मिडिल क्लास धीरे 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 रॉयल क्लास के गले में जो है ये कॉन्सेप्ट चोक करने की कोशिश कर रही थी कि एक्सेप्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन को, एक्सेप्ट करो, अपनी पावर को लिमिट करो, मोनार्की को लिमिट करो। तो मोनार्की के साइड में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, और मोनार्की के साइड में कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन विल गिव पावर टू द मिडिल क्लास टू एस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के पैरेलल में जो है वो रूल करने के लिए बैठ जाएगी पार्लियामेंट। मोनार्क के लिए, क्योंकि अंतिम रूल जो है वो किसका था? मोनार्क का था। लेकिन मोनार्क के लिए रूल करने के लिए जो पैरेलल में आ जाएगी पार्लियामेंट, एक ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट बन गई, राइट? लेकिन फिर धीरे धीरे मिडिल क्लास कहेगी कि भैया हमको एग्जीक्यूटिव भी चाहिए, तो मोनार्क के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दूसरी ब्रांच बनेगी एग्जीक्यूटिव। फिर मिडिल क्लास कहेगी कि नहीं नहीं नहीं, हमने कानून बनाने में मदद किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में मदद किया, हम जुडिशरी का काम भी करेंगे। और फिर मिडिल क्लास जो है वो तीसरा ऑर्गन बनाएगी, जुडिशरी। और इस तरह मिडिल क्लास की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को जो बैकअप मिला, आइडियोलॉजिकल बैकअप मिला एज ऑफ एनलाइटनमेंट का, उससे ये तीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे, दी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। समझ आई कहानी? आर्मी विल स्टिल बी दी आर्मी विल स्टिल बी दी प्रेरोगेटिव ऑफ द मोनार्क्स। आर्मी मोनार्क्स के अंडर होगी। इसलिए देखेंगे आज, आप आज भी देखेंगे कि अगर हम, चलो छोड़ो, बहुत थोड़ा एडवांस हो गया कॉन्सेप्ट, वहां तक ले जाऊंगा धीरे धीरे, बट दिस इज द आइडियोलॉजिकल बेसिस कि पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो थे मिडिल क्लास के, कि वो पावर चाहते थे, उस पावर को फुलफिल करने के लिए आइडियोलॉजी निकल कर आई एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और उन्होंने लेजिटिमेसी दी अपने, मतलब मिडिल क्लास के इस क्लेम को कि वी नीड टू शेयर पावर विद द मोनार्की। एंड देन ग्रेजुअली मोनार्की ने पावर जो है वो मिडिल क्लास के साथ शेयर करी। क्यों मोनार्की ने मिडिल क्लास के साथ पावर क्यों शेयर करी? क्योंकि मोनार्क्स को अगर एक्सपेंड करना है, वॉर करना है, ट्रीटी करनी है, ट्रेड करना है, पैसा कौन दे रहा है? यही मिडिल क्लास। यही मिडिल क्लास जब बैंक्स बनाने लग जाएगी ना, जब ये स्टॉक मार्केट एस्टेब्लिश करने लग जाएगी, इनके पास इतना धन हो जाएगा कि राजा लोगों को इनसे पैसा लेना पड़ रहा होगा। नेपोलियन के टाइम तक आते आते मैं आपको कहानी बताऊंगा कि व्हेन नेपोलियन लॉस्ट इन वाटरलू, जो रॉथचाइल्ड बैंक सुना आप लोगों ने? रॉथचाइल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। रॉथचाइल्ड के पास जो है वो पहले खबर इंग्लैंड में पहुंच गई थी कि दैट नेपोलियन हैज लॉस्ट द वाटरलू बैटल। और उसके जब रॉथचाइल्ड को खबर पहुंची, उसके लगभग एक हफ्ता बाद जो है वो फिर रॉयल कोर्ट्स तक ये खबर पहुंची दैट नेपोलियन हैज इनफैक्ट लॉस्ट वाटरलू। इस तरह का इंफ्लुएंस था बैंकर्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, या इस तरह का इंफ्लुएंस बना किसका? द मिडिल क्लास। लेकिन
एट द एंड स्टिल मिडिल क्लास के साथ रूलिंग क्लास पावर शेयर करने को तैयार क्यों हो गया? बिकॉज दोनों को मिलकर जो है वो किसे पीसना है अब? लोअर क्लास को। क्योंकि पीजेंट से भी अब एक नया वर्ग निकलेगा, लेबर क्लास का, क्योंकि इंडस्ट्रीज में लेबर को काम कराना है। ठीक है, तो मोनार्क अलाउ करेगा इंडस्ट्री लगाने के लिए, मिडिल क्लास और मोनार्क मिलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करेंगे, कानून बनाएंगे, और मिडिल क्लास और मोनार्क जिस तरह का देख रहे हो सिस्टम, मोनार्क और मिडिल क्लास जो है वो उनकी इंडस्ट्रीज है, और उनकी इंडस्ट्रीज में लेबर्स को पीसना है, ग्राइंड करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक जब हम पहुंचेंगे ना, कहानी को ले जाएंगे, वहां आपको बताऊंगा कि मैनचेस्टर जैसे शहर में, लंदन जैसे शहर में, जहां पर मिल्स में काम करने वाले या कोल माइंस में काम करने वाले लोग, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 17 ईयर्स, ऑफ 20 ईयर्स, ऑफ 30 ईयर्स, कैन यू इमेजिन? डाइजेस्ट हो रहा है? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 17 साल या 30 साल कैसे हो सकती है? यानी कि अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 है, यानी कि कुछ लोग 35, 40, 45 तक जी जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो 15, 20, 12, 16, 15 पे भी मर जा रहे हैं, राइट? तब जाके एवरेज जो है वो 30 ईयर का आ रहा है। कुछ मैनचेस्टर जैसे शहरों में तो 17 साल था एवरेज एज। यानी कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज डाइंग younger than 17 and half of the population is dying older than 17, but still half of the population is dying younger than 17. That's a problem, don't you think so? Right? तो इस लेवल पर जो लेबर को दबाया है, पीसा है, कुचला है, लेबर अपनी आवाज कहां जाके उठाएगी? राइट? अगर लेबर आवाज उठाए और उसकी आवाज सक्सेसफुल हो गई तो घाटा किसका है? तो मिडिल क्लास ने डेवलप किया अब कि हम जो है वो एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में रखेंगे, लेजिस्लेचर भी अपने हाथ में रखेंगे, और जुडिशियरी भी अपने हाथ में रखेंगे। तो आज जब हम कहते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव में जो है, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं बेटा जो आप जो बनना चाह रहे हो, सिविल सर्वेंट्स आर द एग्जीक्यूटिव्स। यानी कि जितने भी आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं या इस तरह के जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, दे आर द एग्जीक्यूटिव्स, राइट? लेकिन उसके अलावा जो मंत्रीगण है, मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव्स जो है या लेजिस्लेचर जो है या जो जुडिशरी जो है, अगर आप प्रेजेंट डे में देखेंगे कि आप कहेंगे करप्ट है सर, ये तो मासेज को दबा रही है, हमसे टैक्स एक्सट्रैक्ट कर रही है, हर चीज में टैक्स ले रही है हमसे। तो ये आज का नया सिस्टम नहीं है बेटा, ये एनलाइटनमेंट के टाइम पे एस्टेब्लिश हुआ है। एज ऑफ एनलाइटनमेंट को हम पढ़ते ना, देखो जितने भी सोर्सेज पढ़ेंगे आप एज ऑफ एनलाइटनमेंट, बहुत बड़ा चढ़ाकर पढ़ाएंगे, ओहो रसो साहब ने क्या कमाल की बात बोली, और मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ वेरी, मतलब हमने रेवोल्यूशनाइज कर दिया प्रोडक्शन को, और ग्लोबल लेवल पर हैप्पीनेस और ये सब हो गया, और पता नहीं क्या क्या हुआ। पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलेंगे, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अभी तक आप थोड़ा समझ गए होंगे, मैं थोड़ा सा सिनिकल हूं। मैं आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताऊंगा कि नहीं, ये सिर्फ बाहर से देखने में शुगर कोटेड है ये, लेकिन उसके नीचे एक बिटर पिल है। सो प्रेजेंट टाइम में ग्लोबल लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर से अगर लोग दुखी हैं, तो उसकी रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं रखी गई हैं 17th 18th सेंचुरी की एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स के द्वारा, बिकॉज दे प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल बैकअप टू द मिडिल क्लास सो दैट दे कैन जस्टिफाई देयर क्लेम ओवर देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, राइट? तो अब देखते हैं, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ एज ऑफ एनलाइटनमेंट। अगले 3-4 सेशन में हम ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट को, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स के माध्यम से, और भी पर्टिकुलर छोटी छोटी डिटेल्स हम देखेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो कहां थे हम लास्ट? या सो इट वाज द मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू। एज ऑफ एनलाइटनमेंट किसके लिए, किसके साथ जुड़ा हुआ है? मिडिल क्लास के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा कि सर राजाओं के लिए तो आइडियोलॉजी दे रहा है चर्च, मिडिल क्लास के लिए जो है वो आइडियोलॉजी दे दी एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने, तो लोअर क्लास की आइडियोलॉजी कौन बना मॉडर्न, मतलब 18-19 सेंचुरी में? लोअर क्लास जो है वो फिर अपने लिए एक आइडियोलॉजी लेकर आएगा, सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ठीक है? ये लोअर क्लास की आइडियोलॉजी है कि मार्क्सिज्म, तो जब हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म तो वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम है, वो थोड़ा यूटोपियन सिस्टम, वो बोलता है कि फूक दो रिच लोगों को, दे आस्क फॉर अ ब्लडी रेवोल्यूशन, वो कहते हैं मार दो सबको, सब रिच लोग, कैपिटलिस्ट को मार दो, दे आस्क फॉर अ ब्लडी रेवोल्यूशन। बट वी एज अ कंट्री वी सेटल्ड फॉर सोशलिज्म, है ना? ट्रिपल एस डीआर क्या है? इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना, सो वी सेटल्ड फॉर सोशलिज्म। दाउ आर इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, नेवरदलेस वी हैव अ सोशलिस्ट एलिमेंट। बता सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दिखता है सोशलिस्ट एलिमेंट? बताओ, पॉलिटी पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है? तुमने तो अभी, तुमने तो शुरू किया, तुमने नहीं पढ़ा है पॉलिटी। कहां दिखता है सोशलिस्ट एलिमेंट्स में? देखो, सोशलिस्ट वर्ड हमें एक जगह ही दिखता है, वो है प्रियम्बल में, लेकिन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं डीपीएसपीज में, ठीक है? ऑलराइट, now for its literal meaning we can say that enlightenment implies light after long night of darkness. It was the darkness of superstition, ignorance, intolerance and servitude to the past, so this movement tried to get rid of old ill practices, right? तो ये क्या क्या है? सुपरस्टिशन किसने चलाए हुए थे? कैथोलिक चर्च ने चला रखे थे कि धरती तो फ्लैट है, ठीक है? लेकिन फिर कोपरनिकस और केपलर जैसे लोग आके बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इट इज हीलियोसेंट्रिसिज्म, राइट? कि धरती, नॉट जस्ट धरती गोल है, धरती सूरज के आसपास भी घूम रही है।
फिर न्यूटन जैसे लोग जो है वो आकर बोलेंगे कि नहीं ये भैया धरती पे तो ग्रेविटी भी है और भी कई तरह के फोर्सेस धरती पे लग रहे हैं। तो जो पहले बोला जा रहा था कि सब कुछ जो है वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड हो रहा है, अब इस तरह के फिजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो क्या आने लगे, प्रॉपर साइंटिफिक जो है वो एक्सप्लेनेशन आने लगी। ये हो रहा था आफ्टर रेनेसां, जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन चल रहा था उसमें। तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन को देख के एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर ने कहा कि भैया जो तो पहले तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे इतने सालों से कि ये ग्रेस ऑफ गॉड है, ग्रेस ऑफ गॉड है, ये कुछ ग्रेस ऑफ गॉड नहीं है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन को उन्होंने बेसिस बनाया और कहा कि अगर अगर जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो साइंटिफिक तरीके से यानी कि रैशनैलिटी के जरिए अगर समझाए जा सकते हैं, तो पॉलिटिक्स के फिनोमिना, इकोनॉमिक्स के फिनोमिना, सोसाइटी के, कल्चर के, आइडियोलॉजी के, ये सभी भी रैशनैलिटी पर बेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हवा की बात नहीं है कि राजा क्यों रूल करेगा, क्यों उसने अश्वमेध यज्ञ करा दिया, है ना है ना, राजा वही रूल करेगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करा दिया, राइट। तो ये तो बहुत गोलमोल बात हो गई ना। ठीक है, राजा क्यों रूल करेगा, सीधी बात बोलो ना, राजा इसलिए रूल करेगा क्योंकि राजा के पास जो लठ है वो तुम सबसे मतलब सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा लठ है ना। राजा की जो स्टिक है, कहने मतलब आइडियोलॉजिकली कहने का मतलब राजा की जो पावर है वो तुमसे ज्यादा है, फोर्सफुली वो तुम्हें रूल कर रहा है। ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि अश्वमेध यज्ञ किया है उसने तो, राइट। और अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि घोड़े को खुला छोड़ा जाता है ना, जहां तक घोड़ा गया वहां तक उस राजा का, जिसने चैलेंज कर दिया, जिसने घोड़े को पकड़ लिया यानी उस राजा को चैलेंज कर दिया, देन दे विल फाइट, राइट। तो सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, साइंस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, राइट। इनटॉलरेंस, क्योंकि अब ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कनेक्ट होने लगी। तो नाउ पहले जो है वो सैरेसन्स और क्रिश्चियंस एक दूसरे से बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे, राइट, इंटॉलरेंट हो एक दूसरे के प्रति, बट नाउ वी नीड देम टू बी कनेक्टेड विद द ईस्टर्न वर्ल्ड। सो टॉलरेंट होना पड़ेगा सैरेसन्स के प्रति भी। सैरेसन्स कौन है? सैरेसन्स इज अनदर वर्ड फॉर, सैरेसन्स इज द वर्ड यूज्ड बाय यूरोप, मेडिवल यूरोपियंस फॉर मुस्लिम्स, राइट। मुस्लिम्स को मेडिवल यूरोपियंस जो है वो क्या बोलते थे? सैरेसन, सैरेसन्स, ठीक है, सैरेसन। और वो बोलते थे उनको क्रिश्चियन, क्रिश्चियन ही बोलते थे उनको, ठीक है। ऑलराइट, सो इंटॉलरेंस एंड सर्विट्यूड टू द पास्ट, पास्ट के इंस्टीट्यूशन राजा को सर्व करे जा रहे हैं, ठीक है। या क्योंकि एज ऑफ एनलाइटनमेंट के जो स्कॉलर है ना वो ये कहेंगे कि जो मेडिवल टाइम का यूरोप है, जो फ्यूडलिज्म है, वो तो गलत है ही। ये जो रेनेसां के टाइम की जो आइडियोलॉजी है ना ये भी गलत है, क्योंकि रेनेसां में भी आप जो है वो पास्ट की तरफ देखने को कह रहे हो। रेनेसां का मतलब क्या? पुनर्जागरण। हिंदी में क्या कह रहे हैं रेनेसां को हम? पुनर्जागरण, यानी पुरानी चीजों को हमने फिर से जगाया। तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर कह रहे हैं कि ये पुराने वाला जो फंडा है तो गलत है बिल्कुल, राइट। सो हमें पुराने वाले फंडे से बाहर निकलना है, हमें नई आइडियोलॉजी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेनेसां की आइडियोलॉजी किसे सपोर्ट कर रही थी? मोनार्क्स को, राइट। रेनेसां एज अ आइडियोलॉजी वाज सपोर्टिंग द मोनार्क्स, ठीक है। बट एज ऑफ एनलाइटनमेंट एज आइडियोलॉजी और एनलाइटनमेंट एज आइडियोलॉजी विल सपोर्ट दी मिडिल क्लास पीपल, नहीं मिडिल क्लास। अभी भी पता क्या, अब मिडिल क्लास कैसा वर्ड हो गया है कि बहुत भोले से लगता है मिडिल क्लास सुन के ना, कि अगर आप किसी को मिडिल क्लास बोल देंगे तो आपका मतलब ये होगा कि समवन ऑफ हम्बल मतलब बैकग्राउंड और लिमिटेड मीन्स और समवन हु इज नॉट वेल टू डू, तो आप कहेंगे कि दैट पर्सन इज मिडिल क्लास। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम मिडिल क्लास वाज द क्लास हु हैड पावर एंड क्लाउट एंड मतलब स्ट्रेंथ टू चैलेंज द मोनार्क्स। जो उस समय की मिडिल क्लास है वो इस समय की रूलिंग क्लास बन चुकी है। दैट इज हाउ सोसाइटी शिफ्ट्स। उस समय की जो मिडिल क्लास थी ना, नाउ दोस बैंकर्स, दोस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो रूल कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से चल रही है अब दुनिया। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपने मन से ये भ्रम निकाल देना कि दुनिया पॉलिटिक्स चला रहे हैं, नहीं। पॉलिटिशियंस फंडिंग उठा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वेरियस इंस्टीट्यूशन से, और ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, इनको जो फंडिंग मिल रही है वो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं। तो इट्स लाइक अ पिरामिड, राइट। और सबसे नीचे जो है वो हमें लगता है हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर भी कई लेयर्स बैठी हुई हैं, राइट। सो दे आर द एक्चुअल एलिट्स एंड एक्चुअल अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। खैर, वहां तक हम पहुंचेंगे आगे। So this movement tried to get rid of old ill practices. The reason was to replace faith. Human welfare and happiness was the center of thinking and not salvation. Because यूनिवर्सल कैथोलिक चर्च में साल्वेशन की बात कर रहा था कि सब कुछ जो है वो हमें दे दो चर्च को, और तुम जो है वो मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन की प्राप्ति के बारे में सोचो, बस नेक्स्ट लाइफ के बारे में सोचो, जजमेंट डे के बारे में सोचो। लेकिन एज ऑफ एनलाइटनमेंट ने कहा है कि क्या गारंटी क्या है, अगर हम किसी चीज को कैलकुलेट नहीं कर सकते हम उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे, राइट। क्या गारंटी है कि मरने के बाद दैट देयर इज अ हेवन और हेल? हु हैज सीन इट? किसी ने देखा है तो वो जिंदा नहीं है बताने के लिए। आप कहेंगे कि नहीं सर, ऐसे कोई सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें कुछ समय के लिए लोग जो है वो मर जाते हैं और मर के वापिस आ जाते हैं,
वापस जी उठते हैं। सुना आपने केसेस कुछ ऐसे? एंड देन दे डिस्क्राइब कि मरने के बाद जो है वो हमें ये नजर आया, सो दिस वाज हेल एंड दिस इज हेवन। वो कुछ नहीं होता, वो आपका ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्रेन होता है, और वो सर्वाइव करने के लिए आपको जैसे तैसे करके कुछ विजन्स दिखा रहा होता है ताकि आप मोटिवेट हो और आपका दिल वापस पंप करना शुरू हो जाए, वो एड्रेनलिन रश फिर से हो जाए आपको। सो इट इज नथिंग एल्स बट योर ऑक्सीजन डिप्राइव्ड ब्रेन, राइट? सो अगर हम किसी चीज को प्रूव ही नहीं कर सकते तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं जो एनलाइटमेंट के लोग, राइट? सो दे आउटराइट मतलब उन्होंने डिनाई किया कि अब आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ के फंडे छोड़ो, इस जीवन में इंसान के लाइफ को सुधारो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो किस इंसान के लाइफ को सुधारने की बात कर रहे थे? द मिडिल क्लास, द ओनली द हैंडफुल। पेजेंट्स की बात नहीं कर रहे वो लोग, पेजेंट पुजेंट से लेना नहीं है। हाँ, लेबर को क्रश करो भाई, बढ़िया। मैं आगे समझाऊंगा आपको कि लेबर क्लास, पीजेंट क्लास कितनी बुरी तरह क्रश्ड थी। हाँ, आप लोगों ने कभी स्टारवेशन फेस किया है? नहीं किया होगा ना? ठीक है, अभी आप लोग बच्चे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप, मतलब हमारी कहने का मतलब कि जो पेरेंट जनरेशन है आपकी, उनकी जिम्मेदारी है कि आप भूखे ना रहें, ठीक है? और इंडिया में अब इस समय जो है वो इतनी फूड सिक्योरिटी है कि भुखमरी जो है वो है, बहुत भुखमरी इंडिया में भी, लेकिन रिलेटिवली जो है वो कम हो गई है। मेडिवल टाइम्स में ऐसा टाइम, ऐसा समय आ जाया करता कि लोगों को घास खानी पड़ जाती। इंडिया में भी हुआ ऐसा। और यूरोप में हम देखेंगे कि लोग इतने भूखे, भूख से इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि सड़कों पर उतराएंगे और तख्ता पलट कर देंगे। वी विल सी दैट धीरे धीरे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम वो देखेंगे कहानी, ठीक है? तो एंड पैरेलल में लोगों के पास 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक खाने को कुछ नहीं है। और उसके पैरेलल में देखेंगे जो रिच क्लास है, जो एरिस्टोक्रेट्स है और जो मिडिल क्लास है, वो बड़े बड़े बॉल पार्टीज जो है वो थ्रो कर रहे हैं, लेविश पार्टीज, दूध में नहा रहे हैं, बताओ, राइट? लोगों के पास 5-5, 6-6 दिन खाने को नहीं होगा, और वो लोग जो है वो दूध घी में नहा रहे हैं। तो ये जो गैप होगा वेल्थ का, दिस विल गिव राइज टू द आइडियोलॉजीज दैट विल सपोर्ट द लोअर क्लासेस देन, ठीक है? पहुंचेंगे पहुंचेंगे हम तो। लेकिन अभी आपके दिमाग में जो मैं आइडिया प्लेस करना चाह रहा हूं वो ये है कि पॉलिटिकल चेंजेस, आइडियोलॉजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, ये सभी कनेक्टेड है आपस में। यानी अगर कोई सोशल चेंज आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल चेंज रहा होगा, अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल चेंज, सोशल चेंज रहा होगा। पता है आप लोगों को डाइजेस्ट क्यों नहीं होती ये चीजें अच्छे से? क्योंकि पिछले कई सालों से, आपके जन्म से अभी तक आपने कोई पॉलिटिकल चेंज देखा नहीं। पॉलिटिकल मतलब वही डेमोक्रेटिक सिस्टम ही चल रहा है, वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन एक ही तरह का सिस्टम चल रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चल रहा है इंडिया में, ठीक है? प्लस आप लोगों ने अभी धीरे धीरे हिस्ट्री, आप पहली बार मेरे हिसाब से इस तरह कंसेप्चुअल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। इससे पहले पढ़ी भी होगी तो आपने फैक्चुअल मतलब बेसिस पर हिस्ट्री पढ़ी होगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअल हिस्ट्री, थोड़ा सा अंदर की बातें समझाऊंगा, तब जाके फिर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाए ना, देखो मेरा मेरा ये मानना है और मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी भी है ये, एक बार कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए उसके बाद जो भी फैक्ट्स है ना वो बहुत आसान हो जाता है रिमेंबर करना। क्यों? क्योंकि फिर जो भी फैक्ट्स हैं वो आप एग्जांपल्स की तरह जोड़ते चले जाओगे। एक बार आपको आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन और आइडियोलॉजी सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ी होती है ये समझ आ गई, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के सारे फैक्ट आपको तुरंत जुड़ते चले जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई रेन ऑफ टेरर क्या था, ये 1789 में क्या हुआ, 1794 में क्या हुआ, 1798 में क्या हुआ, 1799 में क्या हुआ, फिर 1802, 1804, 1807, 1808, 1812, 1815। ये मेरे दिमाग में जिस किस मतलब क्रोनोलॉजी डेट्स की बनी हुई है, ठीक है? यही आपके दिमाग में भी क्रोनोलॉजी डेट्स की बन जाएगी वंस यू विल थॉरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? ये मैंने लिख लिख के नहीं रटा है, मैं ये सारी डेट सेट करूंगा आपके दिमाग में भी। 1789, वैसे 1763 से कहानी शुरू करेंगे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पढ़ा आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन? 9th में पढ़ा, 9th के बाद नहीं पढ़ा है ना? पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन? रॉब्सपियर कौन था? हु वाज रॉब्सपियर? ना, रॉब्सपियर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक लीडर था, और कोई बात नहीं, रेन ऑफ टेरर से एसोसिएटेड एंड देन दे गियोटिन्ड हिम, वो अलग है। बाथटब में बैठ के जो लेटर लिखता था वो अलग है, उसको करेंगे, उसको भी डिस्कस। Now, for example, next देखिए, the middle class wanted a share in political power, so limited monarchy was most suitable to them. Now, as under this system, on one hand, they get a say in the government, and on the other hand, the monarch still had enough power to maintain law and order. देख रहे हैं, ये है वो symbiosis between the middle class and the monarch, right? क्या है कि मिडिल क्लास जो है वो, उसके पास इतना पैसा है कि मोनार्क को पावर शेयर करनी पड़ेगी, तो मिडिल क्लास को मिल गई पावर, और बदले में मिडिल क्लास ने मोनार्क को पैसा दिया, और मोनार्क जो है वो बदले में मिडिल क्लास के लिए क्या किया करेगा कि पावर का यूज करके अपनी लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखेगा। सिंपल मतलब यह है कि मिडिल क्लास ने बनाई इंडस्ट्रीज, एक मिल डाली कोयले की, और एक मिल डाली, सॉरी, एक माइन डाली कोयले की, और एक माइन डाली लोहा निकालने की, और फिर एक फैक्ट्री डाली कॉटन लगाने की, और बीच में लगा दी रेल लाइन, ठीक है? और अब ठूस ठूस के लोगों को कोल माइन और आयरन की माइन में काम कराया जा रहा है, मरते दम तक काम कराया जा रहा है उनसे। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 15, 16, 20, 25 साल की है, और फिर उसी तरह ठूस ठूस के डेंजरस माहौल में
कॉटन की फैक्ट्री में, टेक्सटाइल की फैक्ट्री में उनसे काम कराया जा रहा है। अब इतने डेंजरस माहौल में काम करने के लिए कानून जो है वो कौन बना रहा है? मिडिल क्लास जो है वो कानून बना रही है। ठीक है, अब मिडिल क्लास जो कानून बना रही है और इन कानूनों का पालन करवा रही है जनता से, और जनता को करना पड़ रहा है, ये इंश्योर कौन कर रहा है? ये मोनार्क इंश्योर कर रहा है। मोनार्क जो है वो, उसके पास सेना और पुलिस वगैरह मोनार्क के हाथ में। मोनार्क इंश्योर कर रहा है कि लोअर क्लासेस आवाज ना निकालें। तो ये इन दोनों के बीच में जो है वो रिलेशनशिप है, सिम्बायोसिस है। ठीक है, और इसी को ही तोड़ने के लिए फिर जो है वो धीरे धीरे नई आइडियोलॉजी डेवलप होगी, सच एज मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। राइट? क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? क्या इंडिया में भी पुश किया जा रहा है लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीनियल, ज्यादा से ज्यादा बुरे तरीके से काम करने के लिए? इंडिया में वर्क कल्चर क्या टॉक्सिक है? सुना है आप लोगों ने, एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी। गिग इकोनॉमी जानते हैं हम? देयर इज अ वर्ड गिग इकोनॉमी, गिग वर्क कल्चर। समझते हैं क्या होता है? गिग्स नहीं जानते आप? गिग्स क्या होता है? जेप्टो, रैपिडो, ब्लिंकिट, देखें आप लोगों ने? राइट, दिस इज पार्ट ऑफ दैट गिग इकोनॉमी। कोई बात नहीं, आगे कभी आएगा तो पढ़ेंगे इसको। सो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि भैया वी नीड फ्री इकोनॉमी टू, वाज बेनिफिशियल फॉर द मर्चेंट क्लास। फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या है कि पहले मोनार्क का कंट्रोल था, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज में मोनार्क का कंट्रोल था कि कौन ट्रेड करेगा कौन नहीं करेगा। मोनार्क जो है वो चार्टर जारी कर रहे थे, जैसे क्वीन जो है वो चार्टर देगी ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी तभी ट्रेड कर पाएगी। तो कौन ट्रेड करेगा कौन नहीं ट्रेड करेगा, कितना ट्रेड करना है कितना ट्रेड नहीं करना है, क्या रेट रखना है क्या रेट नहीं रखना है, ये सभी जो है वो मोनार्क सेट कर रहा था पहले। लेकिन अब मिडिल क्लास ने ये कहा कि भैया आप दूर हो जाओ, यानी कि स्टेट जो है वो इकोनॉमी में रोल नहीं प्ले करेगा, मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि किसी भी चीज का रेट जो है वो कितना रहे। इसका एग्जाम्पल देके देखें। नाउ आप में से कुछ कोई है से जिनके पेरेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? राइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम्हारे पेरेंट, राइट? सो गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्वार्टर फैसिलिटीज जो है वो मिलती है, राइट? तो हाउस रेंट एक अलाउंस मिलता है पापा को सैलरी में, कि एचआरए मिलता है क्या? मिलता होगा ना, हाँ। सो हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा, तो चेक करना हाउस रेंट अलाउंस कितना है, राइट? और चेक करना कि जो मार्केट में रेंट होते हैं वो कितने होते हैं। जमीन और आसमान का फर्क होता है। कुछ ऐसी जगहों छोड़ के बैंक्स ठीक ठाक दे देते हैं एचआरए, एसबीआई जैसे। लेकिन सेंट्रल जो मतलब पीएसयूज हैं या सेंट्रल अंडरटेकिंग्स जो है, या फॉर दैट मैटर स्टेट अंडरटेकिंग्स भी हैं, वो हाउस रेंट अलाउंस जो देती है ना अपने एम्प्लॉइज को, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि हम आपको किराए पर रहने का खर्चा देते हैं, वो देने 400 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1200, 2800, 3000, है ना? तो ये स्टेट के द्वारा फिक्स किए गए रेट है। लेकिन मार्केट में क्या रेट है सिंगल रूम का? 4-5 4 हजार तो मिनिमम है, और वो भी 4 हजार तो बहुत ही मतलब कम जगह में मिलेगा, 5 हो गया मिनिमम, राइट? और वहां पर स्टेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 2800-3000 रुपए में आप एक पूरी फैमिली को रख लो, यानी कि एटलीस्ट 2 कमरे का घर हो आपका। ठीक है, तो ये होता है फ्री इकोनॉमी। अब ये रेट कौन डिसाइड कर रहा है धर्मशाला में? सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही, राइट? म्यूनिसिपैलिटी ने हस्तक्षेप नहीं किया, ये लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं, है ना? इसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, कि मार्केट खुद डिसाइड करेगी प्राइस किसी चीज का क्या होगा। तो ये कह रहे हैं मिडिल क्लास की फ्री छोड़ दो हमें, मार्केट को खुद डिसाइड करने दो। तो अभी तक जो हमने समझा है ग्लोबल सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, क्या लगता है फ्री इकोनॉमी घातक है, या मार्केट अगर खुद डिसाइड करे खतरनाक चीज है कि नहीं है? मार्केट को खुद डिसाइड करना चाहिए कि किसी चीज का रेट क्या हो। बिल्कुल। तो मार्केट जो है वहां पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कचहरी वाला एरिया है, कचहरी से आगे क्या पड़ता है? कोतवाली, कोतवाली कचहरी, कचहरी के बाद कोतवाली पड़ती है ना, है ना? तो मैंने सुना कि कोतवाली बाजार से धीरे धीरे ऑफिस बडोल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, राइट? तो अब क्या होगा, यहां पर रेंट बढ़ने लगेंगे और वहां रेंट कम होने लग जाएंगे। तो लोग अब पहले ऑफिस यहां शिफ्ट होंगे, राइट? वहां पर रेंट बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि वहां पर ऑफिस है। लेकिन वहां से ऑफिस जब यहां शिफ्ट होंगे तो लोग जो है वो अब इधर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर रेंट ज्यादा है और यहाँ रेंट कम होंगे। लेकिन जब ज्यादा लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ज्यादा ऑफिस और दुकानें यहाँ खुल जाएंगी, तो यहाँ रेंट बढ़ जाएगा, कहीं और सस्ता होगा, तो और भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, कंजस्शन बढ़ जाएगा, तो फिर इधर से उठा के ऑफिस को कहीं और रखना पड़ेगा, फिर वहां से उठा के कहीं और रखना पड़ेगा, वहां से उठा के कहीं और रखना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है वो मार्केट ऑपरेट करता है, राइट? बदलते हुए टाइम के साथ प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करती जाती है। आगे हम देखेंगे कि फ्री मार्केट क्या है। एडम स्मिथ की एक किताब है वेल्थ ऑफ नेशंस, सुना आप लोगों ने? एडम स्मिथ कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस क्या है? नहीं? डोंट वरी, देखेंगे आज हम आगे। सो फ्रीडम टू प्रोफेस देयर रिलीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम चर्च वाज आल्सो लाइक्ड बाय देम। सो चर्च का इंटरफेरेंस पर्सनल लाइफ में नहीं होगा, यानी कि स्टेट का या रिलीजन का इंटरफेरेंस आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं होगा, यानी अपनी पर्सनल लाइफ में हम जो मर्जी करें, राज्य कुछ नहीं कह सकता। तो क्या लगता है आपको प्रेजेंट टाइम में क्या राज्य, राज्य का मतलब समझ रहे हैं? राज्य का मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, मतलब स्टेट, स्टेट का मतलब केवल हिमाचल प्रदेश नहीं है, स्टेट का मतलब देश होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिटी में कभी समझाऊंगा, डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्टेट एंड स्टेट्स, ऑल दोस थिंग्स।
लेकिन जब मैं राज्य की बात कर रहा हूं ना, अनलेस एंड अनटिल मैं स्पेसिफिकली इंडिया की किसी स्टेट को मेंशन करूं, तब तक आपको ये मानकर चलना है कि जब भी मैं राज्य या स्टेट वर्ड का यूज कर रहा हूं, मैं कंट्री की बात कर रहा हूं। तो मुझे बात बताइए कि क्या इंडिया में आपको नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप कर रही है, या रिलीजन पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करता है? क्या? स्टेट की बात कर रहा हूं। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं। इकोनॉमी से अगले पॉइंट में आ गए ना हम। अब हम रिलीजन और फ्रीडम ऑफ विल की बात कर रहे हैं। विल, फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा की आजादी। अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी क्या हमारे देश में कानूनी अपराध है या लीगली सैंक्शनड है? प्रेजेंट स्टेटस क्या है? क्योंकि पहले अपराध था, फिर हटा दिया गया, अब फिर अभी अपराध है कि अभी अपराध नहीं है होमोसेक्सुअलिटी? तो आप आपकी ओरिएंटेशन, वट एवर जो भी आपकी ओरिएंटेशन है, राइट, उसमें स्टेट अगर हस्तक्षेप करता है, राइट, वो आपकी पर्सनल लाइफ है ना, दैट इज योर पर्सनल लाइफ। योर ओन सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज योर पर्सनल लाइफ। उसमें स्टेट हस्तक्षेप ना करे। ये जो आइडियाज है, ये आइडियाज शुरुआत जो है वो कहां से होती है? एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, कि शादी जो है वो किससे करनी है, किससे नहीं करनी है, स्टेट का उसमें कोई कहना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ना कि ना ही स्टेट का और ना ही रिलीजन, ना ही स्टेट और ना ही रिलीजन, दोनों ही हमें ये ना बोल पाए कि हम पर्सनल लाइफ में कैसे जिए। ठीक है, ये कहां से आया आइडिया? एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब फ्रीडम ऑफ विल और फ्रीडम ऑफ चॉइस, चॉइस का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा विद एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि किस बेसिस पर जो है वो ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट या आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है। राइट, नाउ द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एज अ रिजल्ट ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन। सबसे पहला सोशल बेसिस, वो क्या सोशल बेसिस है जिनके आधार पर एनलाइटनमेंट आया? सो द राइज ऑफ द मिडिल क्लास एज अ रिजल्ट ऑफ कमर्शियल रेवोल्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैसिलिटेटिंग द एनलाइटनमेंट। क्यों? कमर्शियल रेवोल्यूशन गेव से मर्केंटाइल रेवोल्यूशन की तरफ क्या हुआ? कमर्शियल रेवोल्यूशन में ज्यादा ज्यादा कमा रही थी मिडिल क्लास, लेकिन मर्केंटाइल रेवोल्यूशन में मोनार्क ने अपने कंट्रोल में ले लिया। राइट, तो मिडिल क्लास को लेकिन मोनार्क ने कंट्रोल में लिया, लेकिन मिडिल क्लास कमा तो रही थी। सो ये जो कमर्शियल रेवोल्यूशन है, मर्केंटाइल रेवोल्यूशन है, यहां से मिडिल क्लास इतनी स्ट्रांग हो गई दैट दे नाउ वांटेड अ शेयर इन पावर। ठीक है, ना एनलाइटनमेंट रिप्रेजेंटेड द मिडिल क्लास इंटरेस्ट। उनका इंटरेस्ट क्या है? दे वर इंटरेस्टेड इन सिंपली पावर। नाउ दिस एम्बिशियस क्लास प्रेजेंटेड अ कोड ऑफ कंडक्ट बिफोर मोनार्की, एरिस्टोक्रेटिक क्लास एंड चर्च। दे दे गेव अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि अगर हमारे साथ डील करना है तो यू विल हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, एक सर्टेन कोड को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बहुत ब्लैंकेट सी स्टेटमेंट दे दी मैंने। यानी कि मोनार्क, क्या? यस, मोनार्क्स को, चर्च को, रूल, एरिस्टोक्रेटिक क्लास को रूल बता दिए कि नाउ दीज आर द रूल्स ऑफ द गेम। अब हम ऊ नहीं है जो लिबर लिबर करते थे। सुना आप लोगों ने मीम देखा है ये मिर्जापुर मूवी से? अब हम ऊ बबलू, या बबलू होता है या मुन्ना भैया होता है, कौन होता है वो? नहीं नहीं नहीं, मुन्ना नहीं होता है, मुन्ना तो वो है, उसका लड़का होता है मुन्ना तो। गुड्डू भैया, हम अब हम वो गुड्डू नहीं है जो लिवर लिवर करते थे, है ना? एग्जैक्टली वही। अब ये वो गुड्डू नहीं रहे मिडिल क्लास जो लिवर लिवर करते थे। सो नाउ दे गेव द कोड ऑफ कंडक्ट टू द मोनार्क, ये फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें। और मोनार्क्स को धीरे धीरे उन्होंने पुश किया टू अडॉप्ट मोर एंड मोर रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क रादर देन एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो वी कैन से दैट द कोड ऑफ कंडक्ट वाज द एनलाइटनमेंट, और एनलाइटनमेंट के जरिए जो है वो धीरे धीरे कोड ऑफ कंडक्ट वो मीठा मीठा जो है वो जहर देना शुरू कर रहे थे मोनार्क्स को, कि मान जाओ बात। और अब आगे दिखाऊंगा भी कि मोनार्क्स बात नहीं मानेंगे तो किस तरह तख्ता पलट किया जाएगा, फिर उनका ब्रूटली फोर्सफुली कैसे किया जाएगा। और एक जगह फोर्सफुली होगा, लेकिन उससे बाकी सारे मोनार्क सीख ले लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये जबरदस्ती में जो है वो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, आराम आराम से पावर लूज कर देते हैं। फोर्सफुली कहां होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में फोर्सफुली करेंगे। देखेंगे पूरा ट्रेंड, देखेंगे पूरी कहानी समझाऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन की। साइंटिफिक बेसिस क्या है भाई? सो इन दी 16th सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ रेनेसा, रेनेसा की जो कॉन्शियसनेस है, उसने कहा कि पास्ट की तरफ देखो। और पास्ट में जो है वो ग्रीक और रोमन्स जो है वो साइंटिफिक इनोवेशन की बातें करते हुए नजर आए। तो वहां से धीरे धीरे, राइट, देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज। एक साइंटिफिक आइडियाज को सपोर्ट जो है वो मिलना शुरू हुआ कि सब कुछ ग्रेस ऑफ गॉड से नहीं हो रहा, ये इंद्रधनुष ग्रेस ऑफ गॉड से नहीं बन रहा। ये क्या 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 साइंटिफिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद रेनबो? क्या बोलते हैं उसको? इज इट स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट? डिफ्रेक्शन है। इज इट डिफ्रेक्शन और डिफ्यूजन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रेक्शन एंड डिस्पर्जन? Okay, so that's so
रेनबो इज द रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? वो 11th में, 11th का बताओ तुम। डिस्पर्जन नहीं, डिफ्रैक्शन। यस। अच्छा बताओ, आज ही पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे। सो साइंटिफिक आइडियाज जो है वो डेवलप होने लगे कि बीमारी जो है वो कैसे फैल रही है, कंटेजियस है बीमारी। वैसे तो ये इब्न सीना ने पहले बात करी थी। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत यूरोसेंट्रिक है। अगर मैं थोड़ा सा और दिमाग खोलने की कोशिश करूं तो ये सारी कहानी पहले अरेबियन स्कॉलर्स ने कही, और उससे पहले इंडियन एंड चाइनीज कह रहे थे। तो इंडियन एंड चाइनीज जो जो स्कॉलर्स की राइटिंग्स थी वो धीरे धीरे, मैंने आपको बोला ना, अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरी चली, वहां से उठी, वहां से उठकर पहुंची एथेंस, एथेंस से उठकर पहुंची गोंडी शपूर, और गोंडी शपूर से जो है वो उठकर पहुंची वो क्या बोलते हैं, बगदाद। राइट। सो और बगदाद से वो धीरे धीरे जो है वापस कॉन्स्टेंटिनोपल, और कॉन्स्टेंटिनोपल के रास्ते वापस यूरोप में पहुंची। राइट। तो ये जो बगदाद वाले जो सेंटर बना, ये पहले जो गोंडी शपूर में जो सेंटर बना ना, दे स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने इंडियंस की, चाइनीज की, इजिप्शियंस की, ग्रीक्स की, रोमन्स की, सबकी जो भी उनको उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, सबको कंपाइल करना शुरू किया। एंड व्हेन दैट इंफॉर्मेशन वाज दैट इरानियन पर्शियन इंफॉर्मेशन, व्हेन दैट वाज इनहेरिटेड बाय अरेबियंस, एंड व्हेन दे शिफ्टेड कैपिटल टू बगदाद, उन्होंने फिर वहां से जो है वो कुछ अरेबियन स्कॉलर्स निकलते हैं, जैसे कि इब्न सीना हो गया, अल ख्वारिज़मी करके हो गया, अल हाइथन करके, इस तरह के कई स्कॉलर निकलेंगे, जो कि न्यूटन और लाइबनिट्स और इन सबसे पहले जो है वो काफी लगभग 500-600 पहले, 500 साल पहले कई मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स देंगे। राइट। तो हम जो पढ़ते हैं कि लाइबनिट्स ने ऐसा किया, न्यूटन ने ऐसा किया, दिस इज वेरी यूरोसेंट्रिक अप्रोच। उससे पहले लायथन अल मतलब क्या बोलते हैं इनको, अल ख्वारिज़मी जो है वो कर चुका था बहुत कुछ। अच्छा, सो साइंटिफिक आइडियाज सपोर्टेड बाय ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द पीरियड लाइक केपलर हो गया, कोपरनिकस है, गैलीलियो है, न्यूटन है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। रेनेसां एम्फसाइज्ड ऑन द पॉइंट दैट नॉलेज कैन बी गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। सो रैशनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ। रैशनैलिटी यानी कि हवा में बात नहीं करनी, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना है। राइट। हमने ये नहीं कह देना बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो इंद्रधनुष बन गया। हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा भाई, प्रिज्म लगा के, न्यूटन ने, कि नहीं नहीं ये तो मैं भी कर दे रहा हूं, ये तो मैं भी गॉड हो गया मतलब। राइट। तो सो रेनेसां promoted scientific inventions, later scientific inventions 16th century, मतलब they took the form of scientific revolution of the 17th century. So रेनेसां में आइडियोलॉजिकल बैकिंग मिली साइंटिफिक मतलब मेथड्स को, एंड दो साइंटिफिक मेथड्स ग्रेजुअली डेवलप्ड एंड गेव अ बैकिंग, एक आइडियोलॉजिकल बैकिंग देता है मिडिल क्लास को या इन एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स को। क्या वो ये कहते हैं कि अगर नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए अगर रैशनैलिटी चल सकती है, साइंटिफिक मेथड चल सकता है, तो पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, सोसाइटी को, कल्चर को, रिलीजन को, फिलॉसफी को, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिफिक मेथड क्यों नहीं हो सकता? क्या ये सारी चीजें बाय ग्रेस ऑफ गॉड या चलता जो आ रहा है उसके हिसाब से क्यों हम मानते रहे? वाई डोंट वी अप्लाई दीज न्यू कॉन्सेप्ट, और नए तरीके से हम समझे। राइट। सो दिस, ये जो नया ना साइंटिफिक मेथड को ह्यूमैनिटीज में जब एंटर किया गया और साइंटिफिक मेथड से हिस्ट्री को समझना शुरू करा, पॉलिटी को समझना शुरू किया, दिस गेव राइज टू द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। और यहां से आपको मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग, मॉडर्न पॉलिटी राइटिंग, मॉडर्न इकोनॉमिक्स राइटिंग, ये सब जो है वो मॉडर्न ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट डेवलप होते हुए नजर आएंगे विद द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ऑलराइट। साइंटिफिक बेसिस में आगे देखो, दस द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अ स्कॉलर एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अ टेक्नीशियन केम टुगेदर। सो अ नंबर ऑफ साइंटिफिक सोसाइटीज जो है वो बनी, लाइक रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो कि आज भी है, ठीक है, और फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, फिर एक बर्लिन में रॉयल सोसाइटी बनेगी, एक जिनीवा में बनेगी रॉयल, इस तरह की रॉयल सोसाइटी का मतलब साइंटिफिक सोसाइटी बनेगी। फिर इसी तरह की एक साइंटिफिक सोसाइटी इंडिया में भी बनाने की कोशिश करेंगे। किस नाम से बनाते हैं वो अंग्रेज लोग? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। राइट। ये उसी का ही रिजल्ट है। सो द न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमन कॉन्शियस एज वेल एज द वेल ऑफ मिस्ट्री वाज रिमूव्ड फ्रॉम द नेचर। वेल का मतलब क्या होता है? घूंघट, है ना। मिस्ट्री का घूंघट जो है वो नेचर से हट गया। अब हमें पता है कि रेनबो क्यों बन रहा है, हमें पता चला कि लाइटनिंग क्यों हो रही है। पहले क्या कह रहे थे कि ये तो इंदर, इंदर गड़क रहा है भाई, है ना। राइट। ये तो इंदर बोल गया। अब लेकिन आप, और यूरोप में बोल रहे हैं ग्रेस ऑफ गॉड हो गया, नॉर्डिक लोग बोल रहे हैं तो थॉर अपना हैमर जो है वो पीट रहा है, ठीक है। राइट। सो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग एक्सप्लेनेशन थी लाइटनिंग की, लेकिन अब हमें पता है कि लाइटनिंग जो है वो क्या है, इट्स नथिंग बट रबिंग ऑफ द चार्जेस। राइट। जो क्लाउड में जो डिफरेंट चार्जेस है वो रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कई करोड़ों डिग्री, मतलब कई करोड़ों वोल्ट का जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। So they now had came to realize that the truth that the nature functions according to its own internal laws and there is no divine intervention in the phenomena of nature. Now, नेचर के जो है वो अपने खुद के लॉज हैं, ग्रेस ऑफ गॉड से नेचर काम नहीं कर रहा। ये चीज मिडिल क्लास, ये चीज एनलाइटनमेंट स्कॉलर को समझ आई, और जब उनको समझ आया कि नेचर के अपने लॉज हैं,
तो मतलब पॉलिटिक्स के भी अपने लॉज हैं, सोसाइटी के भी अपने लॉज हैं, इकोनॉमिक्स के भी अपने लॉज हैं, क्योंकि ये भी सब कुछ क्या है, नेचुरल ही तो है। हम सोशल एनिमल है, दैट इज अ नेचर ऑफ, वो भी नेचर है। अगर हम सोशल एनिमल है तो हम पॉलिटिकल हायरार्की बना लेते हैं, वो भी नेचर है, राइट। तो अगर नेचर के अपने कानून है तो बाकी सभी संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में जो हमने ग्रेस ऑफ गॉड घुसाई हुई है, उसको एक एक करके बाहर निकालो, और उसमें एक एक करके जो है वो हम पावर में बैठेंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीन ब्रांचेस बन जाएंगी गवर्नमेंट की। क्यों, देखते हैं वो भी क्यों बने, आगे आएगी कहानी इसकी भी। So such ideas proved to be new ideological weapon in the hands of the scholars of Europe, who started to demand that if God didn't intervene into the functions of nature, then why did monarchy, aristocracy, and church intervene in political, social, economic, and religious spheres of life? Sorry. तो यहां से उनको जो है वो एक बैकिंग मिलनी शुरू हुई, एंड देन दे स्टार्टेड एक्टिंग बिहाइंड। सो आज इतना ही करते हैं, बिकॉज आई नो इट इज लॉट टू डाइजेस्ट, राइट। टुमारो विल डिस्कस द फैक्टर्स बिहाइंड द राइस। हम देखेंगे कि भैया फैक्टर सच एज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, डिफरेंसेस बिटवीन रेनेसां एंड एनलाइटनमेंट, पॉलिटिकल फील्ड में क्या इंपैक्ट आया, इकोनॉमिक फील्ड में, सोशल फील्ड में, लिमिटेशंस क्या हैं, चैलेंजेस रैशनलिज्म को, थिंकर्स कौन कौन है जो हमें पढ़ने, जो मेजर है, जॉन लॉक, वॉल्टेयर, डेनिस डित्रो, मोंटेस्क्यू, एडम स्मिथ, इमैनुअल कांत, जे रसो। उसके अलावा फिर इन पॉलिटिकल आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज, इकोनॉमिक परसेप्शंस, ठीक है। एंड देन फाइनली जब हम ये सब पढ़ लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट द एनलाइटेंड मोनार्की, कि धीरे धीरे मोनार्क भी एनलाइटन होने शुरू हो गए। और फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे दो मेजर एनलाइटनमेंट स्कॉलर जिन पर सवाल डायरेक्टली मेंस में पूछा है यूपीएससी ने, वो है रसो और इमैनुअल कांत। उनको थोड़ा सा हम डिटेल में जाके पढ़ लेंगे, बाकियों को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे बाकी, ठीक है। सो दैट इज ऑल, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।